बाकी सारे जो फिजिकल साइंसेज हैं या जो अन्य विषय की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं की तुलना में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो टुडेज टॉपिक इज इवैल्यूएशन इन बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान में मूल्यांकन कैसे होगा, और मेनली हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान में मापन, आकलन और मूल्यांकन के संप्रत्यय क्या हैं। देखिए, असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन कहीं पे भी जब आप एजुकेशनल सोसाइटी की बात करेंगे, नॉट इवन इन बायोलॉजिकल साइंसेज, केवल जीव विज्ञान में ही नहीं, जब हम कहीं भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की बात करते हैं, कहीं भी अगर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होगी, कोई भी एजुकेशनल सोसाइटी होगी, तो निश्चित रूप से वहां पर किसी कैरेक्टरिस्टिक्स का या किसी विशेषता का हमें आकलन करना होगा, उसका मापन करना होगा, और उसके संबंध में हमें कुछ निर्णय लेने होंगे, उसकी वांछनीयता को जानना होगा कि हमारे लिए क्या डिजायरेबल है, ये चीज जानना बहुत जरूरी होगा। और केवल विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जैसे भी किसी ने कहा कि साल भर हम क्या करते हैं, साल भर विद्यार्थी क्या सीखे, केवल विद्यार्थियों के मूल्यांकन तक ही या विद्यार्थियों के मापन तक ही यह प्रक्रिया सीमित नहीं है। हम असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को टीचर के लिए भी रखते हैं। कहीं ना कहीं जब आप कोई शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण कार्य के दौरान केवल विद्यार्थियों का यह मूल्यांकन नहीं होता। आपने जो इंस्ट्रक्शनल सर ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, हाँ बोलिए, अभी क्लास के बाद प्रश्न लेते हैं अभी हम आपकी। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? सर वॉइस ब्रेक। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? सब वॉइस ब्रेक हो रहा नो सर, ब्रेक हो के आ रही सर। अब थोड़ा नेटवर्क के इशू होगा भाई। हम आपसे ये कह रहे थे कि जो कहीं भी एजुकेशनल सोसाइटी कोई सी भी होगी, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का लीजिए, माध्यमिक विद्यालय का लीजिए या हायर एजुकेशन का लीजिए, निश्चित रूप से वहां पर आपके मूल्यांकन के लिए या आपकी जो मापन के लिए हम विद्यार्थियों का आकलन तो करते ही करते हैं, विद्यार्थियों का मूल्यांकन तो होता ही होता है, साथ ही साथ कहीं न कहीं शिक्षक का भी मूल्यांकन, मापन, आकलन होता रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल सोसाइटी कोई सी भी हो, हम केवल बायोलॉजिकल साइंस की नहीं बात कर रहे हैं, प्रत्येक जगह पर अगर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होगी तो वो इसका इनसेपरेबल पार्ट होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अटूट संबंध जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से, आकलन से और उसके मूल्यांकन से संबंधित होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तीन जो एस्पेक्ट्स हैं, जो तीन आप कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी ये बहुत क्रूसियल है। जब हमको किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी गतिविधि में जब हमको गुणात्मक रूप से सुधार ले आना होता है, तो हमें पहले उसके चीजों को या उसके जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसको पहले हमको मापन करना पड़ता है, मेजरमेंट करना पड़ता है। फिर उसको हम गुणात्मक रूप से उसका आकलन करने की बात करते हैं, फिर किसी हम उसके डिजायरेबिलिटी पे या उसके जजमेंट के ऊपर, निर्णय के ऊपर हम पहुंचते हैं। तो यदि गुणात्मकता यदि आपको इंश्योर करनी है, आपको गुणात्मकता ले आनी है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, तो निश्चित रूप से आपको उन चीजों के लिए मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन जरूरी होगा। तमाम तरह के हम टेस्टिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जैसे अभी हाल ही में देखिए कोविड की सिचुएशन में जो टेस्टिंग का प्रोसीजर ऐसे चलता था, आप लोग आकर के विद्यालय में परीक्षा देते थे, आप लोगों की मिड सेमेस्टर की परीक्षाएं होती थी, फर्स्ट मिड, सेकंड मिड, फिर लास्ट में लास्ट एंड सेमेस्टर की आप परीक्षा देते थे। तो इस पे तमाम तरह के डिबेट्स हैं, बहुत सारे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक बार हमने आपसे कक्षा में चर्चा भी किया था कि यदि मछली है
और मछली की कैपेबिलिटी है कि वो पानी में तैर सकती है, और बंदर की कैपेसिटी है कि वो पेड़ पे चढ़ सकता है। तो आप अगर उनका मूल्यांकन ये करेंगे कि सबको पेड़ पे चढ़ने से अगर मूल्यांकन करेंगे कि जिराफ भी पेड़ पे चढ़ जाए, हाथी भी पेड़ पे चढ़ जाए, सारे जानवरों को अगर कर दिया जाए और मछली भी पेड़ पे चढ़ जाए, तो सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग हैं। तो एक ही मूल्यांकन का प्रोसीजर क्या रखा जाना चाहिए, इस बात पे बहुत बड़ा डिबेट है, वाद विवाद है। लोग कहते हैं कि जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो क्या विद्या एक ही ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि सबका उनका मूल्यांकन उसी तरह से किया जाए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों Yes, को? sir. Yes, sir. हाँ, तो इस बात के लिए जब बात करी गई तो क्या ऐसा होना चाहिए, तो वही बात है कि आज की डेट में हम कहते हैं कि मान लीजिए आज ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा है, आप अपने घर पे बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या जो अभी तक हम लिख करके आपको सबमिट करना है, ऑनलाइन आपके पास पेपर जा रहा है, पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, उसको आप लिख रहे हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं और क्वेश्चंस के आंसर उसमें लिख रहे हैं, तो ये क्या आज की संदर्भ में क्या इस तरह का आपका परीक्षण करना उचित है, जहां पर आप चीजों को कॉपी कर रहे हैं? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, यदि आज की डेट में सारा कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, सब कुछ गूगल बाबा पे मिल जा रहा है, आप एक शब्द डालिए, मूल्यांकन शब्द डालिए, इवेल्युएशन शब्द डालिए, और आपको उससे संबंधित 10-20 पेज खुल करके आ जाएगा। तो जब सारी इंफॉर्मेशन आपके हैंड में है, एक टच पे आपकी चीजें मिल रही हैं, तो फिर चीजों को क्या याद करने के लिए ये जरूरी है कि आपकी रट्टू जो रटंत विद्या की बात है उस पर किया जाए? तो मूल्यांकन का तरीका भी कुछ बदलना चाहिए। केवल फैक्ट्स आपको याद हो, चीजें लिख करके आप कॉपी पे लिख दीजिए, वो ऐप मूल्यांकन हो जाए और आपको कह दिया जाए कि आपको सब कुछ आता है, तो इस पे बहुत सारे डिबेट्स हैं, है ना। खासतौर से इस कोविड की सिचुएशन में और भी ज्यादा डिबेट का विषय हो गया है कि घर पे आप बैठे हैं और जो हिंदी में मिल गया उसको हिंदी में टीप दिए, जो अंग्रेजी में मिल गया उसको अंग्रेजी में टीप दिए लिख करके, और आपने फोटो खींच के अपलोड कर दिया और आपका मूल्यांकन भी उसी हिसाब से हो जा रहा है। तो ये जो टेस्टिंग की प्रैक्टिसेस हैं, हम तो कोविड सिचुएशन के बाद की भी बात कर रहे हैं कि जब सब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन आपकी मोबाइल में उपलब्ध है, तो फिर चीजों को याद करने की, रटने वाली आपकी टेस्टिंग करने की क्या आवश्यकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो टेस्टिंग की प्रैक्टिसेस में बहुत सारे डिबेट्स हैं मीडिया में, आप तमाम इसके बारे में सुनते भी होंगे, जानते भी होंगे। और जो ट्रेनिंग की जो बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन फोस्टर्स द ह्यूमन कैपिटल वाइटल टू सक्सेसफुल कंपनीज। जितने भी आपको सफल कंपनियों को अगर आप देखेंगे, आप कंपनी की बात तो थोड़ी मान लीजिए, हम मार्केटिंग के व्यू में आपसे बात कर रहे हैं, जितने भी शिक्षकों की अगर कैपेसिटी को आप देखिए, जो आपकी शिक्षक जो भी उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए जरूरी है कि आपका प्रशिक्षण भी अच्छा हो, आपके प्रशिक्षण इस तरह से, और वो अच्छा कब होगा, जब उसमें आप क्वालिटी की बात करेंगे, और क्वालिटी की बात करनी होगी तो निश्चित रूप से आपके सारे स्किल्स को जज करना पड़ेगा, आपके सारे स्किल्स को मेजर करना पड़ेगा, फिर आपको आकलन के रूप में कहना चाहिए कि आप अच्छे शिक्षक हैं, औसत शिक्षक हैं या खराब शिक्षक हैं। तो मेजरमेंट की जो हम बात करते हैं कि हार्ट ऑफ एजुकेशनल सोसाइटी है, आप किसी भी पक्ष में आप एजुकेशन का कोई सा भी पक्ष अगर होगा शिक्षा का, तो आप असेसमेंट को, मेजरमेंट को, इवेल्युएशन को अलग नहीं कर सकते। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए भी जरूरी है कि आपको ट्रेनिंग और सिलेक्शन के जो चीजें वो आपकी होनी चाहिए। और दूसरी बात है अकाउंटेबिलिटी, क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। आपकी नीतियों में कैसे परिवर्तन ले आया जाए, जैसे भी देखिए अभी हाल ही में आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी ओवरव्यू पता होगा, डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे ऐसे सेमिनार और वर्कशॉप हुए थे, अगर आप अटेंड किए हों तो आपको पता होगा कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेज इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में होने वाले हैं। जो नीति गवर्नमेंट की है वो बदलने वाली है, आपके एजुकेशन का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, जो भी
विद्यालयों में 5 साल में प्रवेश हुआ करते थे विद्यार्थियों के या बच्चों के, वो अब 3 साल की एज में होने वाला है। ये कहां से आया? ये जो 3 साल पे एडमिशन की हम बात कर रहे हैं, हम 1 साल पे ग्रेजुएशन में हम डिप्लोमा की, 1 साल में सर्टिफिकेट की, दूसरे साल में डिप्लोमा के, तीसरे साल में डिग्री देने की बातें कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस थी कि कोई लड़का अगर बीच में 1 साल में छोड़ दे रहा है तो क्या उसका 1 साल बर्बाद? ये सारी जो नीतियां, ये ऐसे जो डिसीजन लिए गए, ये जो निर्णय लिए गए, ये पीछे की कुछ घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए आपने उन चीजों को मेजर किया, देखा कि ऐसी ऐसी चीजें हैं कि बच्चा अगर 1 साल किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा है तो उसका पूरा ग्रेजुएशन का 1 साल बेकार हो गया, फिर से अब उसको करना पड़ेगा। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। ये सारी चीजों के लिए हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हम चेंजेस करने की बात कर रहे हैं। और वहां पे भी मेजरमेंट की बात कि अभी तक शिक्षक ही केवल विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता रहा है। आपने कितना कॉपी में लिख दिया, कितनी कॉपी भर दी, शिक्षक उसको पढ़ लिया और उसी के हिसाब से आपको नंबर दे दिया। तो ये जो मूल्यांकन का तरीका था, जो आप कॉपियों पे उल्टी करते थे, सारा रट करके गए और सारा कुछ लिख दिया और उसी पे आपको नंबर मिल गया, लेकिन आपके जो व्यवहारिक ज्ञान था उसका पता नहीं चल पा रहा। इस चीज को फिक्स करने के लिए, इस चीज को देखने के लिए आने वाली पॉलिसी में ऐसे प्रावधान करने की बातें हैं कि आपका मूल्यांकन केवल शिक्षक नहीं करेगा, जो आपका सहपाठी है, जो आपका क्लासमेट है, जो पीयर ग्रुप है, वो भी आपका मूल्यांकन करेगा। जो आपके पेरेंट्स हैं, जो घर में हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, ज्यादातर समय जिनके साथ आप बिता रहे हैं, वो भी आपका मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पर मूल्यांकन के तरीके में भी परिवर्तन। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये डिसीजन लिए गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो इस तरह से परिणाम देखे गए पुराने वर्षों में मूल्यांकन के या शिक्षण निगम प्रक्रिया के, उन चीजों में परिवर्तन करने की बात नई एजुकेशन में पॉलिसी में की गई है। उसके लिए एक डिसीजन लिया गया है, एक निर्णय लिया गया है कि हमारी पॉलिसी ऐसी होगी, इस तरह से हम लोगों को बनाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें चार भागों में उसमें दिए हुए हैं, आप लोग चाहे तो उसके बारे में डिटेल में जान। जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन के 3 पक्ष आप अच्छी तरह जानते हैं। यदि हम मूल्यांकन करेंगे किसी का, और केवल ये नहीं कि आपको कितना तथ्य याद है, आप कितने ज्यादा तथ्यों को जानते हैं, कितनी ज्यादा सूचनाएं आप बता सकते हैं, कितनी चीजों को रट करके आप एज सच वैसा ही लिख सकते हैं, ये तो केवल एक पक्ष है। हम शिक्षा के लिए, और खासतौर से जब हम बायोलॉजिकल साइंसेज की बात करेंगे, तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण इवेल्युएशन के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मूल्यांकन के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष है इवेल्युएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, जिसपे अभी हमने आप लोग अभी चर्चा किए थे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी की, कि संज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन करना, जिसमें आप 6 स्टेप्स बताते हैं कि रिमेम्बरिंग होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा या कॉम्प्रिहेंशन होगा, एप्लीकेशन होगा, एनालिसिस होगी, सिंथेसिस होगी, और लास्ट में फिर क्रिएट इवेल्युएशन और क्रिएटिविटी की बात करते हैं, अगर हम रिवाइज ब्लूम की टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू द ब्रेन ऑफ चाइल्ड। विद्यार्थी के मस्तिष्क से संबंधित जिन भी पक्षों का आप जानना चाहते हैं, विद्यार्थी के मस्तिष्क में कोई चीज, मस्तिष्क जहां पे तर्क करना, पहचानना, सीखना, क्रिएट करना, ये सारी चीजें हैं, तो कॉग्निटिव डोमेन का जो संबंध होता है वो संबंध होता है उसके मस्तिष्क से, अर्थात ब्रेन से। कितनी चीजों को याद कर सकता है, कितना तर्क कर सकता है, कितना विश्लेषण कर सकता है, कैसे किसी चीज को क्रिएट कर सकता है। तो ये एक पक्ष है मूल्यांकन का जिसमें आप कॉग्निटिव डोमेन को रखते हैं। दूसरा पक्ष है इवेल्युएशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन, जहां पर आप वैल्यूज की बात करते हैं कि किसी के अंदर मूल्य कैसे विकसित होते हैं, वैल्यूज कैसे इवॉल्व होते हैं किसी के अंदर। तो वो भी मेजरमेंट करना, उसका भी मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। केवल संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में, तथ्यों के बारे में विद्यार्थी को ज्ञात हो
और वो चाइल्ड साइकोलॉजी ना जानते हो, विद्यार्थी के प्रति उसकी कोई प्रेम की भावना ना हो, विद्यार्थी के प्रति उसके कोई सहयोग की भावना ना हो, या विद्यार्थी को वो ह्यूमन के नेचर से ना देखता हो, मारता हो, पीटता हो, इस तरह की जो चीजें हैं जो आपके हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित, हार्ट से। तो जब मनुष्य के हृदय से संबंधित पक्षों का जब आप मूल्यांकन करते हैं कि कितना उसमें प्रेम की भावना है, कितना दया की भावना है, कितना सहयोग की भावना है, या नेगेटिव वे में कितना किसी के साथ वो ईर्ष्या करता है, कितना किसी के साथ वो बुरा भावना रखता है, इन सारे चीजों का भी मूल्यांकन करना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली भाई कॉग्निटिव डोमेन तो एक मशीन का भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं, आज की डेट में रोबोट सारा काम कर दे रहा है, उसमें आप प्रोग्रामिंग फिट कर दीजिए, वो सारा कुछ करेगा। दिन भर आपके न्यूज चैनल पे न्यूज चलाएगा, आपको कोई सामान देना होगा तो वो दे देगा, आपके पास वैक्सीन नहीं तो वैक्सीन को आप रिमोट के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से। तो ये सारे तो कॉग्निटिव डोमेन के काम तो वो भी कर सकता है। लेकिन जो अफेक्टिव डोमेन है, जो कि किसी भी मानव का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, इस पक्ष का भी मूल्यांकन होना उतना ही आवश्यक है जितना आप कॉग्निटिव डोमेन को देते हैं। जितना आप मस्तिष्क से संबंधित, ब्रेन से संबंधित विकास की बात करते हैं, उतना ही आपके हार्ट की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उतना ही आपके हृदय का भी विकास होना चाहिए। आप मानव को मानव के तरीके मान करके उसके साथ ऐसा व्यवहार करें, ये चीज भी आपके अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत, इसका मूल्यांकन अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है। और तीसरा पक्ष आप लोग जानते हैं, तीसरा पक्ष इवैल्यूएशन ऑफ साइकोमोटर डोमेन, जिसको आप क्रियात्मक पक्षों के विकास की बात करते हैं, क्रियात्मक पक्षों के मूल्यांकन की बात करते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई कोई, जैसे मान लीजिए आप बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा रहे हो तो आपको सारे ऑर्गेनेल्स का नाम पता हो, सारे ऑर्गेनेल्स के खोजकर्ता का नाम पता हो, उनके फंक्शंस के बारे में पता हो, वो कहाँ पाए जाते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, सब आप जानते हो, तो ये तो कॉग्निशन से संबंधित है। लेकिन बायोलॉजी के क्षेत्र में आप उसका एक अच्छा स्केच बना सकें, उसका चित्र बना सकें, अच्छा चार्ट बना सकें, अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए अच्छा मॉडल बना सकें, इसके लिए जरूरी है कि आपकी मांसपेशियां भी विकसित होनी चाहिए। आपको जब आप कोशिका बना रहे हो तो कोशिका के लिए सर्कल खींचना आपको आना चाहिए। जब आप कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा बना रहे हो तो आप उन सारी चीजों को इजीली, मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि ये तीन जो पक्ष हैं, खासतौर से बायोलॉजी में जब आप बात करते हैं, जब कभी आप सेक्शन कटिंग करते हैं तो सेक्शन कटिंग में साइकोमोटर डोमेन का बहुत जरूरत पड़ता है। यदि आपके साइकोमोटर डोमेन का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ होगा तो आप पतले सेक्शन नहीं काट सकते। फिर आपके जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसमें पैरेन्काइमा की जो स्ट्रक्चर्स हैं, कहाँ पे सिचुएटेड हैं, वो चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। तो बायोलॉजी के फील्ड में, और जाहिर सी बात, एक बार हमने आपसे और भी चर्चा किया था कि अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप प्लांट्स की रक्षा नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके अफेक्टिव डोमेन में वो चीज नहीं है ना। प्लांट्स को अगर आप देख रहे हैं मुरझा रहा, अगर आप उसको हरा करने की व्यवस्था करते हैं, उसको सेव करने की बात करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो ये सारा कहीं ना कहीं आपके अफेक्टिव डोमेन से संबंधित है। और ऐसा नहीं है कि ये तीन जो पक्ष की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपने बात करी कॉग्निटिव डोमेन की, अफेक्टिव डोमेन की और साइकोमोटर डोमेन की, ये तीनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग अलग हैं कि आप कॉग्निशन को अलग करके देखेंगे, अफेक्शन को अलग करके देखेंगे और साइकोमोटर को अलग करके देखेंगे। ये हम सैद्धांतिक रूप से भले इनको अलग अलग करके बता रहे हो कि ये संबंधित है मस्तिष्क से, तो वो आपका कॉग्निशन होगा, जो आपके हार्ट से संबंधित होगा वो आपके अफेक्शन होगा, जो आपके मांसपेशियों से संबंधित होगा वो आपका साइकोमोटर होगा, ये हम भले कह रहे हो, लेकिन ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। एक साइकोमोटर डोमेन करने के लिए भी आपको कॉग्निशन की जरूरत होगी, अफेक्टिव डोमेन के डेवलपमेंट के लिए भी आपको सॉफ्ट कॉग्निशन की डेवलपमेंट होगी। और कहीं ना कहीं जब आप कॉग्निशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपके साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन के भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट
मिले होंगे। जैसे ये अगर जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो इसका ये वाला पार्ट कॉग्निशन और अफेक्टिव डोमेन से संबंधित है, और ये वाला पार्ट कॉग्निशन और साइकोमोटर डोमेन से संबंधित है। जबकि ये जो बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट कॉग्निशन, अफेक्शन और साइकोमोटर, इन तीनों के बीच की बातें हैं। तो इस तरह से तीन पक्ष आप समझ सकते हैं इवैल्यूएशन के, कि मूल्यांकन के तीन पक्ष हैं: संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। बायोलॉजी में इवैल्यूएशन, ये तो तीन पक्ष की आप हर विषयों की बात कर सकते हैं। जो बायोलॉजी का इवैल्यूएशन है उनको चार आप एक तरह से कैटेगरी में बांट सकते हैं, कि जो इसका इवैल्यूएशन किन किन असेसमेंट पे बेस्ड होगा। तो पहली बात है कंटेंट बेस्ड असेसमेंट। कंटेंट बेस्ड असेसमेंट का क्या मतलब हुआ, कि उस प्रकार का आकलन जो जीव विज्ञान के कंटेंट से संबंधित है। अब जीव विज्ञान का कंटेंट, जिसमें आप सेल को रखिए, टिश्यू को रखिए, मतलब जो भी आप माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, फंजाई, जो भी एस्पेक्ट आप रखिए, मतलब उसके कंटेंट क्या है, जीव विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, उस विषय वस्तु का मूल्यांकन करना। उस विषय वस्तु के जब आप आकलन करते हैं कि उस विषय वस्तु के बारे में कितनी जानकारी है विद्यार्थी को, तो वो कंटेंट बेस्ड असेसमेंट कहलाता है। और ये जो भी अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग कंटेंट हो सकता है। प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी स्कूल्स के लिए या प्राथमिक कक्षाओं के लिए कंटेंट अलग प्रकार का हो, सेकेंडरी स्कूल्स के लिए कंटेंट अलग प्रकार का हो, सीनियर सेकेंडरी के लिए कंटेंट अलग प्रकार का हो, और जब हायर एजुकेशन में आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो वहां पर कंटेंट और ज्यादा विस्तृत हो जाता है, जब आप बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी के रूप में अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में बांटते हैं। तो कंटेंट बेस्ड असेसमेंट एक उसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है बायोलॉजी इवैल्यूएशन का, कि अफेक्ट एंड एटीट्यूड्स अबाउट बायोलॉजी और साइंस। अगर हम साइंस को भी इसमें इंक्लूड कर लें तो आपका जीव विज्ञान के प्रति अभिवृत्ति कैसी है, दृष्टिकोण कैसा है आपका, आप कितना उसको हार्डली उन चीजों को अपने अंदर लेते हैं। अफेक्टिव डोमेन की जब बात करी जाए, जैसे भी हमने आपसे बात करी कि पौधे लगाना, यदि बायोलॉजी में हम बॉटनी के आप स्टूडेंट हैं तो पौधों को उखाड़ना ना, या पौधों को कहीं भी अगर आपने देखा तो उनको सेव करना, पौधे लगाना, जंतुओं की रक्षा करना, आप जानते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं। Sir, you are not audible. Sir, सर आवाज नहीं आ रही सर। yes, sir. Sir, sir. माइक तो ऑन है सर का। नेटवर्क चले गए लग रहा है सर के यहाँ के, क्योंकि इनका कर्सर भी नहीं है। सर लेफ्ट हो गए हैं। हेलो, यस सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम है भाई यहाँ। हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो चार महत्वपूर्ण बायोलॉजी के फील्ड में जो हम इवैल्यूएशन का जो आधार बनाते हैं, तो एक आधार है हमारा कंटेंट बेस्ड असेसमेंट,
आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो जो पहला आधार है वो है कंटेंट बेस्ड असेसमेंट, जिसमें आप कंटेंट से संबंधित उसकी असेसमेंट करते हैं विद्यार्थियों की या शिक्षक की। दूसरा है उसके अफेक्ट और एटीट्यूड से संबंधित बायोलॉजी का। और तीसरा है अफेक्ट एंड एटीट्यूड अबाउट लेबोरेटरी कोर्सेज। ये कंटेंट की बात है। जो एक तो बात आप कह रहे हैं कि अफेक्ट और एटीट्यूड बायोलॉजी के प्रति, जीव विज्ञान के प्रति, और दूसरा जो उसका आप एस्पेक्ट बात करते हैं लेबोरेटरी कोर्सेज में, जो आप बात करते हैं सेक्शन कटिंग है, माउंटिंग है, या स्पॉट का आइडेंटिफिकेशन है, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप लेबोरेटरी में करते हैं, उसके प्रति आपका एटीट्यूड और अफेक्ट कैसा है, ये सारी चीजें आपके तीसरा आधार बनता है मूल्यांकन का। और चौथा आधार बनता है सेल्फ एफिकेसी, बिलीव इन वंस ओन एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल एंड मोटिवेशन। इन तीनों के अलावा आपकी सेल्फ एफिकेसी कैसी है, मतलब आप अपने स्वयं की जो क्षमताएं हैं कितने आप सफलतापूर्वक उसको आप कर सकते हैं, इसमें आपका जो विश्वास है, सेल्फ एफिकेसी, उसके लिए और मोटिवेशन के लिए भी आपका। तो ये चार ऐसे मूल्यांकन के पक्ष आप कह सकते हैं बायोलॉजी के क्षेत्र में हैं, जो हम असेसमेंट के अंतर्गत देखते हैं, मूल्यांकन में हम इनको देखते हैं। अर्थात आप देखिए, जब आपका बायोलॉजी में आप बीएससी में जब थे, तो आपके जो जितने भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स थे, जो थ्योरी बेस्ड आपके पेपर्स हुआ करते थे, वो आपके कंटेंट बेस्ड नॉलेज को चेक करते थे कि आप उसके संबंध में कितना कंटेंट का नॉलेज आपको कितना है। इसका मूल्यांकन बहुत कठिन था, संभव नहीं था कि इसका, बहुत रेयर केसेस में आपका हो पाता है इस तरह के मूल्यांकन, जो अभी हमारा करंट सिचुएशन बना हुआ है। और तीसरा है अफेक्ट, जो लेबोरेटरी के कोर्सेज में है आपके, आपकी सेक्शन कटिंग, माउंटिंग जो भी आप बनाते हैं, वो सारा कुछ आपका लेबोरेटरी कोर्सेज के अंतर्गत है। और चौथी बात हम करते हैं कि आपकी सेल्फ एफिकेसी। तो ये दोनों ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनका मूल्यांकन करना अभी करंट जो सिचुएशन है हमारे पाठ्यचर्या की, उसमें उतना ज्यादा हम नहीं कर पाते, लेकिन ये दोनों से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये चार प्रकार के मूल्यांकन के आधार हम बायोलॉजी के फील्ड में रख सकते हैं, जहां पर हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन बायोलॉजी से संबंधित हम कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के प्रेजेंटेशन से संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न है तो यू आर वेलकम, बताइए। हेलो। यस सर। हाँ बताइए, अगर किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, अभी आपके प्रेजेंटेशन से संबंधित, तो कोई प्रश्न नहीं? नहीं सर। नो सर। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग